हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस जी क्लासेस। तो गाइज़, आज हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ गाइज़, सब इस वीडियोस को ज़रूर पूरा से पूरा देखें और खुद से ट्राई करें, वापस से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें साथ साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें, बिकॉज़ आपके मोटिवेशन और आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट एंड आल्सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए स्ट्रीट पार्किंग अलोंग ए रोड कर्ब हैज़ प्रोविजंस फॉर 45 डिग्री एंगुलर पार्किंग विद कार स्पेस ऑफ 5.4 मीटर बाय 2.5 मीटर। हाउ मैनी कार्स कैन बी पार्कड इन 400 मीटर स्ट्रेच अलोंग द कर्ब। तो एक स्ट्रीट पार्किंग है जिसमें 5.4 मीटर बाय 2.5 मीटर एक कार स्पेस है, जो 45 डिग्री पे वहाँ पे कार पार्किंग का प्रोविज़न है। तो 400 मीटर स्ट्रेच में कितनी हम कार पार्क कर सकते हैं, हमें उसके बारे में कैलकुलेशन करना है आज। तो सबसे पहले, एक कार पार्किंग में बहुत सारे प्रोविज़न्स होते हैं। तो टर्म्स जो कार पार्किंग कैलकुलेशंस में यूज़ होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एसपी होता है स्टॉल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है ए आयल विड्थ, लाइक दिस वन इज आयल विड्थ। देन M1 इज बेस मॉड्यूल, कि हमारी टोटल विड्थ कितनी है, M1। देन M2 इज सिंगल लोडेड मॉड्यूल। जो M1 था वो डबल लोडेड मॉड्यूल था कि जिसमें दोनों साइड पार्किंग एंड बीच में आयल होता है। एंड M2 इज सिंगल साइड, की इसमें एक आयल एंड एक साइड पार्किंग। M3 वॉक टू इंटरलॉक, दिस वन इज M3 वॉक टू इंटरलॉक। देन ओवरहैंग O, उसके बाद विड्थ प्रोजेक्शन, इंटरलॉक, विड्थ प्रोजेक्शन, स्टॉल विड्थ के टर्म से ही। तो अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्किंग, हम कितने एंगल्स पे कार पार्क कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है कि जो हम ज़ीरो एंगल पे कार पार्क कर सकते हैं, लाइक दिस। तो उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कार पार्किंग इज इक्वल टू N नॉट L डिवाइडेड बाय, अगर ये 5 मीटर है तो 5, तो डिवाइडेड बाय 5। लेट एज्यूम दिस इज X, सो हम यहाँ पे L डिवाइडेड बाय X कर लेंगे। दिस वन इज कॉल्ड 0 डिग्री। उसके बाद आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कार पार्किंग कैलकुलेशन कैसे होगी, N इज इक्वल टू L माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 5। अगर 45 डिग्री है तो उस पर कैलकुलेशन होगी N इज इक्वल टू L माइनस 1.77 डिवाइडेड बाई 3.54। देन L अगर 60 डिग्री पे कार पार्किंग है तो उसमें N होगा L माइनस 2.16 डिवाइडेड बाई 2.89। और इफ़ कार पार्किंग इज एट 90 डिग्री तो उसमें N इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सिंगल स्पेस विच इज़ 2.5। तो गाइज, ये आप सबको याद रखना पड़ेगा कि अगर 0 डिग्री है तो L डिवाइडेड बाई एक्स के कार स्पेस की लार्जर डायमेंशंस, और अगर 90 डिग्री है तो L डिवाइडेड बाई 2.5 विच इज़ शॉर्टर डायमेंशन ऑफ द कार पार्किंग स्पेस। बट अगर 30 डिग्री है तो L माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 5। 45 डिग्री है तो L माइनस 1.77 डिवाइडेड बाई 3.54। एंड अगर 60 डिग्री है तो L माइनस 2.16 डिवाइडेड बाई 2.89। ये आप सबको याद रखना पड़ेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि हमें 45 डिग्री पे कार पार्क है और 400 मीटर स्ट्रेच है हमारा। तो N इज इक्वल टू L है हमारा 5.54, सॉरी टोटल लेंथ है 400 माइनस 1.77 डिवाइडेड बाय 3.54।
1.54. So let's calculate 400 minus 1.77 divided by 3.54. It is coming 112.49. 112.49. So let's see the answers. 100, 110, 120 and 130. So it is nearest to the 110 cars. So answer will be the B. So guys, please remember this. It save your time. Otherwise कैलकुलेशन करने के लिए आपको हाइपरटेन्यूस फॉर्मूले से ये सब कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी लार्जर एंड time consuming activity. So learn this, keep in mind, try to solve multiple questions for different angles and remember this formula. It will be easiest and time saving activity. So let's move to the next question. Number of modular bricks required for 10 cubic meter brickwork in a house is. आई होप सबको पता होगा 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं. इन जनरली 1 क्यूबिक मीटर हैज़ 500 bricks. So if 10 cubic meter, then 5000 bricks. So answer is C. But let me more brief it out. So here it is talking about modular bricks. So size of modular brick is equal to 200 by 100 by 100. So if this is a brick, this is a frog, so this one is 200, this one is 100, and again this one is 100. In case of nominal brick, size of nominal brick is size is 230 divided by 110, 115, sorry, it's 115 divided by and height is 75 mm. These dimensions are in mm. So if we calculate for modular brick, so one brick size is 200 multiply by 100 by 100. So for 1 cubic meter, if this is 1 cubic meter, which means 1 meter by 1 meter by 1 meter, 1 meter length, 1 meter height, 1 meter width. So if length is 200, so in 200, if we cut pieces in 200, then 5 pieces will be there. 5. If 100 will be the width, so 10 pieces will be the and 10. So this is for 1 cubic meter. So 500 bricks. And for 10 cubic meter, 500 multiplied by 10, which is 5000 bricks. So आंसर इज सी. मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए. अगर आप याद कर सको कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स कंसीडर की जाती है, तो 10 क्यूबिक मीटर में 5000. सो इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A small commercial plot measuring 20 meter by 30 meter located in a community center is subjected to maximum ground coverage of 60% and FAR 300. With fullest land utilization and uniform floor areas, how many floors can be built on the plot? So 20 meter by 30 meter plot है. So plot size is equal to 20 by 30, which comes to be 600 meter square area. So if ground coverage is equal to 60%, which means 60
divided by 100 multiplied by 600, which comes to be 360 meter square. So ground coverage is 360 meter square, and FAR is equal to 300, which means 600 multiplied by 3 is equal to 1800 मीटर स्क्वायर. हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज 300 FAR मीन्स इफ 100% इज इक्वल टू 600, 100% एरिया है हमारे पास 600, तो 300 कितना होगा उसका 3 टाइम्स. So that's why we multiply by 3. So 1800. So now let's number of floors comes to be, हमारे पास टोटल एरिया है 1800 मीटर स्क्वायर, हम डेवलप कर सकते हैं, बट एक फ्लोर का एरिया है 360, बिकॉज विद फुलेस्ट लैंड यूटिलाइजेशन एंड यूनिफॉर्म फ्लोर एरियाज, सभी फ्लोर्स पे यूनिफॉर्म फ्लोर एरिया है. सो डिवाइडेड बाय 360. 18 10 सा 18 2 सा 2 5 सा. So answer will be 5 floors. The easiest question. Let's move to the next. अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न है या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पे अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं. ए कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट सिटी साइज ऑफ 5 million. What will be the population size of the fourth largest city according to the rank size rule? So अगर किसी ने रैंक साइज रूल पढ़ा है तो रैंक साइज रूल ये बोलता है कि जो हमारी हाईएस्ट लार्जेस्ट सिटी है उसका जो रैंक है उससे, अगर आपकी सिटी का रैंक उस nth नंबर है तो लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन से आपकी पॉपुलेशन भी nth टाइम्स ही होगी. सो इफ largest city population is equal to 5 million and your city rank is equal to nth number, so city population will be, your city population will be 5 divided by nth. So here we have to find out the fourth largest city population. So which means for fourth largest city population is equal to 5 million divided by 4, which comes to be 1.25 million. So answer will be the D. है ना easy question? Don't take too much stress while solving these questions. Just think little bit about it and just see the procedure. अगर किसी को कोई प्रोसीजर टफ लगता है या ऐसा लगता है कि उसमें न्यूमेरिकल, तो जो तरीका आपके माइंड में ईजिएस्ट वे है उस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं आप. So the rule states that if the population of a town is multiplied by its rank, the sum will be equal to the population of the highest city. In other words, the population of a town ranked n will be 1/nth of the size of the largest city. The fifth town by rank will have the population 1/5 of the first. Next, a stack of sand measures 2.5 meter by 3.5 meter at the top and 3.5 meter by 4.5 meter at the base. Average height of the stack is 1 meter. What is the volume of sand in the stack? So definitely ये एक इस टाइप से स्टैक होगा, बिकॉज इन्होंने एरिया दिया है टॉप एंड बॉटम एंड हाइट इज 1 मीटर. So volume of sand एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो एरिया हमें दो एरिया है तो दोनों का एवरेज हमें चाहिए. तो 2.5 मीटर
by 3.5 meter plus 3.5 meter by 4.5 meter divided by 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है हमारे पास 1 मीटर. So let's calculate. 2.5 multiplied by 3.5 comes to be 8.75 is equal to 8.75 plus 3.5 multiplied by 4.5 comes to be 15.75 divided by 2 multiplied by 1. So 15.75 plus 8.75 24.5 divided by 2 which comes to be 12.25 cubic meter. So answer will be B. Next question. Find the value of slenderness ratio of a wall of thickness 0.19 meter with the following consideration. Effective height is 2.74 meter. Effective length is 4.32 meter. Stiffness coefficient is 1. Effective thickness is equal to actual thickness. So let's see. So in case of slenderness ratio of a wall, it relates to the effective height to the, it is the ratio of effective height to the wall of thickness. So ratio will be effective height divided by thickness of wall is equal to 2.74 divided by 0.19 which comes to be, let me solve this, 2.74 divided by 0.19, it comes to be 14.42. It is unitless, so no need of unit. Answer will be C. So for slenderness ratio of a wall, not for the column, for a wall, it relates to the effective height to the thickness of the wall. In energy technology, efficiency is equal to energy output by energy input. If the efficiency level of a particular fossil fuel is 90% and the mechanical efficiency of the vehicle is 25%, then how much is the total efficiency of the vehicle? So for calculation the total efficiency of the vehicle, we do not have to add, because these efficiencies are go in by hand in hand, so we have to multiply this. You have to understand this कि total efficiency of the vehicle, fossil fuel और व्हीकल का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों को एक साथ में काम करना पड़ेगा, तभी वो एफिशिएंसी टोटल हमें निकाल पाएंगे. सो टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90% मीन्स 90/100 multiply by 25/100. So 25,2250 divided by मल्टीप्लाई बाय 100. तो परसेंटेज में निकालना है. सो 22.5% is the answer. You do not have to add this, please keep in mind, because energy technology efficiency is equal to energy output by energy input. हम यहाँ input नहीं दे रहे हैं अभी, हम यहाँ output ले रहे हैं. If efficiency level of particularly fossil fuel is 90% and the mechanical efficiency of vehicle is 25%, then how much is, तो total efficiency होगी fossil fuel की efficiency multiply by vehicle की efficiency.
Let's move to the next question. The density of a sector is 50 dwelling unit per hectare and household size is 5% per dwelling unit. Find out the population of a sector. So 1 hectare has 50 dwelling unit and 1 dwelling unit has 5 persons. So 1 hectare has how many persons? 5 into 50, which comes to be 250 persons. एक dwelling unit में 1 hectare में 250 persons है. So for 300 hectares we have to calculate. So 300 multiplied by 250, which comes to 25 3 is 75 and 000 persons. So answer will be C. आप इसको 2-3 तरीके हैं कि आप पहले सभी चीज़ों को आप पर्सन्स में कन्वर्ट कर लो या फिर आप ड्वेलिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो. इट्स अप टू यू कि आप ड्वेलिंग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे या फिर पर्सन्स में कन्वर्ट करेंगे, बट आंसर सेम ही आएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लाइंग हाइट ऑफ द प्लेन इज 2500 meter above mean sea level and the elevation of the terrain is 500 meter. Assuming the camera lens of 210 focal length, calculate the scale of photograph. Okay, so हमें यहाँ पे एक टेरेन है. लेट्स पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ. ये अगर हमारा मीन सी लेवल है 0 and elevation of a terrain is 500 meter. So this one is 500 meter. ये लैंड है या टेरेन है आप बोल सकते हो. यहाँ पे आपका एक एरोप्लेन है. ओके, तो आपको यहाँ पे कैमरा है. कैमरे से जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप से पिक्चर क्लिक होगी. सो अभी हमारे पास ये मीन सी लेवल से 2500 मीटर है. तो अभी ये हमारा कितना डिस्टेंस बचा? दिस वन इज 2000 मीटर मीटर या. सो हमें स्केल ऑफ फोटोग्राफ फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला फॉर स्केल ऑफ फोटोग्राफ is equal to focal length divided by flying height of terrain. Flying height of terrain. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. सो फोकल लेंथ हमारे पास 210 गिवन है. 210 डिवाइडेड बाय 2500 विच इज 2000 मीटर हमारे पास लेफ्ट थी. तो हमें इसको 1000 यूनिट कन्वर्जन के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये मीटर में है, हमें mm में कन्वर्ट किया. सो इफ 210 is divided by 2000 divided by 1000, it comes to be 9523. 9523. So answer will be
9523. इन जनरल ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो कैमरे की फोकल लेंथ है वो जब स्केल कन्वर्ट होता है किसी फोटोग्राफ पे, किसी पिक्चर या किसी पेपर पे, तो उसका जो स्केल होता है वो 9523 होता है एक्चुअली. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. सो लेट्स सी, इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. In a tract of land measures 2.5 centimeter by 4.5 centimeter in a photograph, calculate its areas in acres. तो 1 centimeter of land on photograph is equal to 9523 मीटर. तो यहाँ पे 2.5 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, which is equal to 2.5 multiplied by 9523, which comes to be 238 23807 meter, and 4.5 centimeter if we calculate, so 4.5 multiplied by 9523 is equal to 42853 meter. Sorry, it's in centimeter. So if we convert into meters, so 238 meter and 428 meter. 428 meter. So area of land is equal to 238 multiplied by 428, which comes to be 101864 meter square, and 1 acre is equal to 4048 meter square. So if we divide the land area by this, so we can get, so area is equal to 101864 divided by 4048, which comes to be, let me calculate this, 101864 divided by 4048, so 25.16 acre is the answer. So answer will be the C. आई होप गाइज आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड आपको हेल्प भी कर रहे होंगे. सो प्लीज़ ट्राई अगेन, ट्राई टू सॉल्व इट योर ऑन, एंड देन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक वीडियो देखें, या आपको कुछ ऐसा क्वेरीज है जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके मुझसे अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं. मैं आपको ऑन एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा. तो गाइज़ थैंक यू. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने ग्रुप्स में भी लिंक को शेयर करें. थैंक यू गाइज़.